ओके जी, तो एक क्विज आया होगा कल आपके पास रिपोर्टिंग डेट का, वो हो गया? उसमें कोई मसला? पक्की बात है। ओके अच्छा देखो, अब मतलब बेस क्या था कंसोलिडेशन का? मैंने आपको ये सिखाया था, बैक ऑफ द माइंड पे आपके ये चलना चाहिए कि जब आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो आप उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यूएशन में आप उसके एसेट्स के लिए पैसे देते हैं, उसकी ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए पैसे देते हैं, गुडविल के देते हैं और लायबिलिटी के पैसे रोक लेते हैं। ऐसा ही है। वही सारी चीजें एक्विजिशन पे आपकी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। पर एक वक्त आता है कि जब आप बोलते हैं यार इस इन्वेस्टमेंट को हटाओ, असल चीजें ले आओ। पर वो जो असल चीजें आप लेके आते हो, एक साल बाद लेके आते हो, तो क्या वो चीज इनहांस वैल्यू पे होती है? यस, क्योंकि कमाया हुआ होता है। तो जितना कमाया हुआ होता है वो आपके एसेट्स में जा चुका होता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि आपने लगाए हुए होते हैं पैसे कम, आपको चीज आ रही होती है रिपोर्टिंग पे ज्यादा की, तो ऐसी बात है वो आपको गेन होता है। और वो गेन किसने कमाया होता है? सब्सिडरी ने। और उस सब्सिडरी के गेन को मैं कह रहा था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। उसमें कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना था, जैसे कि आपने एक 2,500 की चीज के लिए 3 दिए थे, 500 रुपए ज्यादा दिए थे ना। तो जो 500 रुपए ज्यादा दिए थे वो भी तो आप ही की कॉस्ट थी ना। तो क्या वो भी रिपोर्टिंग पे ऐड होनी चाहिए, बट बिफोर डेप्रिसिएशन या आफ्टर? आफ्टर। बस ये थीम थी उसकी। इस थीम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्की बात है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है? ये पीछे लॉजिक होनी चाहिए कि हम ये हटा के जो चीजें ला रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, क्या हो रहा है, हमने इस पे काम किया था। ओके, आज हम जरा टेक्निकलिटीज के बार को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। आप अपने पास हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी। अच्छा, पहले तो ये हम इसका मतलब लिख लेते हैं। हम पहले ये देख रहे हैं कि भाई व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंटिंजेंसी। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आ रहा भाई? अब आ गया। ओके, हमने कहा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंटिंजेंसी। हमने एग्जांपल बनाते हैं। हमने कहा ये एक सब्सिडरी है हमारी, और सब्सिडरी बनी होगी जब मैंने इसका क्या हासिल किया होगा? कंट्रोल हासिल किया होगा। ऐसा ही है। ये सब्सिडरी है, ये इस सब्सिडरी का कस्टमर है। हमने कहा यह है सर कस्टमर ऑफ सब्सिडरी। आगे से ऑनवर्ड ये होगा, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और सोचना सिखाऊंगा, अप्लाई आप लोग करना, ताकि कंसोल आसान चलता रहे। सही है। ये है कस्टमर ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, इसने क्या किया? इसने भाई इस सब्सिडरी के ऊपर फाइल कर दिया केस कि आपने जो हमें गुड्स हैं वो डिफेक्टेड गुड सप्लाई किए थे, तो कंपनी पे केस फाइल हो गया। अच्छा, अब जैसी बात है, ये जो कंपनी है सब्सिडरी है, फॉरेन हो सकता है इस क्लेम को एंटरटेन ना करे या एक्सेप्ट ना करे। तो उस चीज के लिए कंपनी का और इस बंदे का जो आपस में केस चल रहा है, इसका डिसीजन अभी नहीं आया। इसका डिसीजन अभी नहीं आया। अच्छा, इसने क्या किया? सब्सिडरी ने अपना एक लॉयर अपॉइंट किया। लॉयर ये कह रहा है कि भाई आप ये केस हार जाएंगे, यानी सब्सिडरी को कह रहा है आप ये केस हार जाएंगे, इसकी जो चांसेस हैं वो 45% है, मतलब लेस देन 50%, यानी अबव 50% नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये स्टैंडर्ड ये कहता है आपको, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके चांसेस 50% प्लस होते हैं तो आपकी पे करने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ऐसा है? तो उस केस में आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी उसकी अकाउंटिंग हो जाती है। पर इस केस में
क्या मुझे लॉयर 50% प्लस कह रहा है या 50% से नीचे? अच्छा, जब 50% से नीचे होता है ना, तो इस केस के अंदर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पे करने के चांसेस, क्या लिखा है मैंने, अनलाइकली या पॉसिबल है कि हार जाओ। पॉसिबल है, अनलाइकली, जब खुद सुन रहे हो पॉसिबल है, अनलाइकली है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप इसको सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंसान बन के सिर्फ डिस्क्लोज कर देना। अच्छा, यानी सर कहने का मतलब ये है कि कोई मुझ पे केस फाइल करे, मुझ पे मतलब कंपनी पे, और लॉयर कह दे कि आपके इस केस को हारने के चांसेस पॉसिबल है, अनलाइकली है, तो क्या मैं रिकॉर्ड करूं, एक्सपेंस बुक करूं, या सिर्फ डिस्क्लोज करूं? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दूंगा कि भाई ये केस चल रहा है, इस मैटर पे चल रहा है और इतने पैसे मांग रहा है वो, कहानी खत्म। क्या मैंने रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड कब करूंगा? जब चांसेस ऑफ लूजिंग द केस 50% से अबव हो। तो क्या यहाँ पे चांसेस ऑफ लूजिंग द केस 50% से अबव है या बिलो है? तो ये डिस्क्लोज हुआ होगा। अच्छा, अब पूरी कहानी में सीखना क्या था, क्या सब्सिडरी जब आपको अपने अकाउंट्स देगी, क्योंकि जब ऐसी बात है आप इस कंपनी को खरीदने लगोगे, किसको, सब्सिडरी को, क्या इसकी वैल्यूएशन होगी? होगी, मानते हो? अब एक और बात का जवाब दो, जब इस कंपनी की वैल्यूएशन होगी तो क्या इस बात पे भी यकीन रखते हो कि ये वाली अमाउंट जो ये केस फाइल कर रहा है, जो ये आपसे दावा कर रहा है कि मुझे पैसे दो, क्या ये वाली अमाउंट सब्सिडरी की बुक्स में रिकॉर्डेड होगी? नहीं होगी, डिस्क्लोज हुई भी होगी। ये सिखाना था पहले बताओ, फ्रेमवर्क समझ आता है कि उसकी किताब में डिस्क्लोज हुई हुई होगी। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है कि उसकी किताब में डिस्क्लोज हुई हुई होगी, क्योंकि आप जब किसी कंपनी को खरीदने लगे तो आपको वहां पे एक इंकशाफ हुआ कि यार वो कंपनी जिसको मैं खरीदने लगा हूं उसके ऊपर कोई केस करके बैठा हुआ है। आपका दिमाग चलने लगा वो केस करके बैठा हुआ है, पर उस केस की पेमेंट कंटिंजेंट है, उस केस की पेमेंट, तभी ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी। फैसला आएगा तो कुछ होगा। पर हाँ, अगर मेरा लॉयर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे ये कह दे कि भाईजान लूजिंग द केस इज प्रोबेबल, आप हार जाओगे, तो क्या मैं डिस्क्लोज करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। तो उस केस में मेरे दिमाग में होना चाहिए कि उसने रिकॉर्ड किया होगा। किसने रिकॉर्ड किया हुआ होगा? सब्सिडरी ने। यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई पंचायत? पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी से आखिरी बार बता दो, कंफर्मेशन दे दो, यहां तक क्लियर है कि उसने डिस्क्लोज किया हुआ होगा, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होगा। इन माय एग्जांपल, इन करंट एग्जांपल। चलें अब हम डालते हैं किसको, पेरेंट को, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। हमने कहा अब आ गया पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी एक्वायर करने को सोच रहा है किसको? हमने कहा टू बी एक्वायर्ड। पर जब पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को खरीदने का सोच रहा है, उस दिन क्या पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटी को वैल्यू किया होगा? चलें अब यहाँ पे वो फिनोमेना बनाते हैं। हमने कहा सर एक काम करें ना, यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाए, और अभी है बड़ा ट्रिकी है ये। हमने कहा यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। हमने कहा एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास 10,000 रुपये के, लायबिलिटीज़ आ रही हैं हमारे पास कोई 4,000 रुपये की, और इक्विटी आ रही है 6,000 रुपये की। अब इस इक्विटी में रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल होगा, वो तो हमें पता है, क्लियर है। ये एट एक्विजिशन किसकी बुक्स हैं? सब्सिडरी की किताबें, वो भी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये हिसाब किताब चल रहा है, ओके। हम जब इस कंपनी को खरीदने लगे तो आपको ये बात पता है कि मैंने सीधी सीधी इक्विटी पिक की, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शेयर कैपिटल और दूसरी चीज क्या है, रिटेन अर्निंग की कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे है। लेट्स से शेयर कैपिटल आ रहा है हमारे पास 1,000 रुपये का, और रिटेन अर्निंग आ रही है हमारे पास 5,000 रुपये की। इनको जब मैंने सम किया होगा तो ये मेरे पास क्या आ गई,
बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, यही आई है मेरे पास। कितनी आ रही है भाई? 6000 की। चलें, ये भी बात समझ आती है सर। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये ले गए हम ऊपर, ये बुक वैल्यू आ गई। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप उसको इसके हिसाब से पैसे देंगे या फेयर वैल्यू के हिसाब से? अच्छा ये मार्केट में गया, ये मार्केट में गया तो मार्केट में इसको पता लगता है कि इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो चल रही है कोई सर 12,000। इस नेट एसेट्स में कितनी शामिल है? 10। एसेट में से लायबिलिटीज माइनस हो क्या है ना, इस नेट एसेट्स में कितनी है? मार्केट में कितनी है? 12। आप मुझे बताओ, क्या आपको वो सामने वाला शेयर होल्डर क्या ये 10 में देगा 12 में? तो इन एनी केस द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे 2000 अबव है। क्या इसको अलग से पार्क करूं? पक्की बात है, हमने इसको नाम दिया था, पर क्या ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उसकी सेपरेट किताबों में हो रही है या हमारी इन्वेस्टमेंट में? वेरी गुड, हमारी इन्वेस्टमेंट में। जब उसको अपने पास कंसोलिडेट करोगे तो उसको और एनहांस करोगे और बोलोगे ये वो चीज थी, उसकी बुक से जो आया मैंने और भी मजीद लगाए थे, वो भी कैपिटलाइज किए थे, वो सब रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। खैर, हमने कहा ये आ गया 2000। पूरे 12 से क्यों नहीं किया? 10 तो ऑलरेडी है सर, मैं 50 से 2 किए, बाकी हमने वो पार्क कर लिया। अच्छा अब यहां पे स्टैंडर्ड ये कहता है अब होल्ड ऑन, देखो उसकी किताब में कोई केस वेस तो नहीं चल रहा। हमने कहा चल रहा है। क्या कस्टमर ने केस फाइल किया हुआ है? अच्छा, क्या वो जो केस फाइल किया हुआ है कस्टमर ने उस सब्सिडी के ऊपर जब तुम उसको खरीदने लगे हुए हो, क्या उस कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है या कंटिजेंसी है? डिस्क्लोज हुई हुई है, रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। अच्छा अब हमें पता लगा कि जो डिस्क्लोज हुई हुई है वो अमाउंट आ रही है, लेट्स से अज्यूमिंग 600 की। वो कह रहा है सामने वाला 600 मांग रहा है, ये मेरा क्लेम है 600 मिलियन का, ये मुझे दे दो। तो सही है, उसने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है। आपसे तसव्वुर करें, और देखो इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो हाथ के हाथ पूछना है, क्योंकि दिस कंसोलिडेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक गलती हुई मार्क्स लूज कर जाओगे, पर अगर आता है तो पूरे नंबर आ जाएंगे 20 के 20, तो 20 नंबर की जाएंगे, पूरे नंबर लेके आने। तो उसके लिए आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे मुझे बताओ, अगर ये 600 रिकॉर्ड कर लेती सब्सिडरी, तो क्या इस सब्सिडरी की लायबिलिटी 4000 होती, 4600 होती? एग्रीड? लॉजिकल बात करेंगे ना, 4600 होती तो नेट एसेट्स कम होते। एग्रीड? नेट एसेट्स कम होते। तो इसने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया हुआ? सर चांसेस पॉसिबल अनलाइकली है, तो उसने गलत किया हुआ है। सही किया हुआ है, वेरी गुड, हम खरीद रहे हैं। अब IFRS 3 ये कहता है अपने लॉयर से पूछो कि उसका क्या चांस है, और IFRS 3 कहता है, IFRS 3 मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब तुम किसी कंपनी को खरीद रहे होगे तो उस दिन उसकी वैल्यूएशन करोगे। उसकी वैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज तो होंगे जो तुमने देखे भी, पर वो कह रहा देखो कहीं उसकी किताब में कोई कंटिजेंसी तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा देख के क्या करूं? उसने बोला उस कंटिजेंसी को अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट कर लेना। उस कंटिजेंसी को अपनी वैल्यूएशन में, इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि आप जब कोई बेसिक कार भी खरीदने जाते हैं, यूज्ड कार, और उसमें कुछ खर्चे होते हैं, तो क्या आप ये समझ लेते हैं ना कि ये भी बल्ली मेरी है? एग्रीड? अच्छा पोटेंशियल खर्चे हैं ना, कि हो सकता है कि ये करवाना पड़ जाए, हो सकता है कि ये करवाना पड़ जाए, तो वो भी तो कंटिजेंसी है ना यार। तो कह रहे वो तो कार की बात है, तो कंपनी की बात है। वो कह रहा भाई सही है, उसका लॉयर कह रहा होगा कि वो डिस्क्लोज हुई है, पर यू बीइंग एन एक्वायरर इनकॉर्पोरेट दिस इन योर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इनकॉर्पोरेट करें इसको अपनी वैल्यूएशन के अंदर कि आप पे ये ऑब्लिगेशन आ सकती है, आप पे ये ऑब्लिगेशन। अच्छा तो क्या सब्सिडी ने गलत किया हुआ है? वो उसका अपना अंदाजा सही है। आप बीइंग एन एक्वायरर इसको ये समझ लें कि आप पे बल्ली आ सकती है, पर ये आपको कौन सा IAS कह रहा है? IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन कह रहा है व्हेनेवर यू आर एक्वायरिंग अ कंपनी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, आप ये सर तो हम भी डिस्क्लोज ही करेंगे ना? नहीं, हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे।
हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे। मैं कह रहा हूं भाई मैं इसको अपनी, देखो अब इसके आगे 1-2 मिनट दो तो मैं और क्लियर करता हूं ना। सुनना, मैंने कहा कि यार मैं यहां पे ना इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी को अकाउंट फॉर कर रहा हूं, कितने से, और मैं इसको माइनस कर रहा हूं। माइनस क्यों? हमारी तो लायबिलिटी है ना। चलें जी, तो ये नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। अच्छा इसको माइनस करके बताएं जल्दी से। 7,000। अच्छा अब 2 मिनट दें तो मैं आपको पूरा खुलासा करता हूं उसमें हुआ क्या है। हुआ यह है कि आप मार्केट गए, आपने देखी इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है 100% अगर एक्वायर करना चाहते हो तो, फोकस होकर सुनना, 100% एक्वायर करना चाहते हो तो आपकी मार्केट वैल्यू इस केस के अंदर चल रही है कोई सर 8,200 या 8,500 कर लेते हैं। अब सुनना, इस कंपनी को खरीदने के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे? 8,500। क्या ये शेयर प्राइस ड्रिवन होगा? यस, शेयर प्राइस ड्रिवन होगा। 8,500 देने हैं मुझे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हम यूजुअली पहले दिन पे एंट्री क्या बनाते हैं अगर हम बनाएं सेपरेट बुक्स में? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 8,500 से। पर अब मैं एक चीज सिखाता हूं कि मैं कंसोलिडेशन में क्या करूंगा, तुम लोग मुझे एक एक करके बताना। क्या मैं कंसोलिडेशन में एसेट्स लेके आऊंगा सब्सिडरी के 10 के या 12 के? 12 के एसेट्स ले आऊंगा। एग्रीड? ओके। जो लायबिलिटीज लेके आऊंगा वो कितने की लाऊंगा? वेरी गुड, 4,600। 4,600 क्यों हो गया? आपने अज्यूम की है, ऐसा ही है। अच्छा अब इधर बात सुनिएगा, गुडविल, क्या मैं गुडविल 8,500 वर्सेस ये करूंगा? इन दोनों का डिफरेंस, गुडविल आपके पास आ रही है 1,100 की। पता है इस पूरे गेम में हुआ क्या? सुनना, मैं खाली यहां पे लिख दूं फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप 600 को नहीं डालते ना, मैं आपको बताऊं आप क्या करते हैं। आप टेक्निकली गुडविल के पैसे कम दे रहे होते। वापस आप इस 600 को हटा दो, हाँ अज्यूम डेरिश, बिल्कुल सुनना, आप इस 600 को हटा दो तो आपके पास नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आती? 8,000। 8,000 को 8,500 से कंपेयर करो, 500। एग्रीड? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह एक 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 करके कॉन्सेप्ट डालता है तुम्हारे दिमाग में। वापस से अगर ये मैं अज्यूम नहीं करता, ये बल्ली अज्यूम ना करूं, मैं ऑब्लिगेशन अज्यूम ना करूं, नहीं करूं ना, क्योंकि वो भी तो नहीं कर रहा ना। कौन नहीं कर रहा? सब्सिडरी नहीं की हुई उसने गलत की हुई है अपने लॉयर से पूछ के। मैं अज्यूम कर लो, मैं इसको अज्यूम ना करूं, अपने पे बल्ली ना लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड किए बगैर गुडविल के पैसे कितने दे रहा होता? 500। और 500 कैसे होते? क्योंकि सर लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती। पर अगेन वो आपको ये कह रहा है कि भाईजान उसने जो किया हुआ है किया हुआ है, तुम खरीदते वक्त सारी चीजें अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करो। तुम खरीदते वक्त सारी चीजें अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करो इन्वेस्टमेंट में। अच्छा क्या ये 600 रुपए की लायबिलिटी सब्सिडरी की बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है या मेरी इन्वेस्टमेंट में? मेरी इन्वेस्टमेंट में। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट को हटा के जब चीजें लेके आऊंगा ना तो उसमें ये हिसाब किताब हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि सिर्फ हुआ क्या है? मैंने जब इस लायबिलिटी को अज्यूम किया है ना, उससे कोई एक्सपेंस नहीं बुक हुआ, गुडविल की वैल्यू बढ़ गई। एक्सपेंस नहीं बुक हुआ, गुडविल की। अच्छा गुडविल की वैल्यू कैसे बढ़ी? सर जितने नेट एसेट्स कम होंगे उतनी गुडविल। मैंने तो अभी आप लोगों ने तो मुझे बताया था कि सर अगर ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाती तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स कम होते या ज्यादा होते? कम होते। तो मार्केट वैल्यू के चेंज रहती, वो अपनी जगह रहती, अपनी जगह रहती। देखो 8,500 है, तो मैं सोचने का तरीका ये सिखा रहा हूं कि भाई ये लायबिलिटी अगर आप रिकॉर्ड ना करते अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में, तो अगेन फर्क सिर्फ एक चीज का आता कि गुडविल क्या होती। आप एक यूं अज्यूम करें ना, लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे इसका मतलब यह है कि आप जो है गुडविल के पैसे कम दे रहे हैं। पर आप ये कह रहे हैं अपने आप को कि भाईजान उसने जो किया हुआ है, मैं अपने रिस्क को हेज कर रहा हूं। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के अंदर एक काम करूंगा, और वो काम क्या है
कि मैं उस लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। तो अगर पेरेंट एंटिटी अपने पास इन्वेस्टमेंट बुक करेगा तो वो तो कितने की करेगा, 8,500 पर 8,500 का ब्रेकअप बना है। एसेट्स कितने के, 12,000, फिर वैल्यू एडजस्टमेंट की भी दोगे ना। लायबिलिटी कितने की जानी, 4,000, तो 4,000 आ रही है ना। तो तुमने मजीद अज्यूम की ना, तो मैं कह रहा हूं तुमने गुडविल के कितने दिए, 1100। इन्वेस्टमेंट वही अपनी जगह है, इस बात को समझो, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होनी, तुम इसको करो या ना करो, इन्वेस्टमेंट मार्केट में 8,500 की मिलनी है। पर वो तुम्हें सिखाना ये चाह रहा है स्टैंडर्ड कि भाई तुम ये देखो इस इन्वेस्टमेंट में तुमने किस किस चीज के पैसे पे किए हैं। अब अगर तुम लायबिलिटी को अज्यूम करो, लायबिलिटी को अज्यूम करो, सही है ना, कि तुमने वो 12,000 नहीं है, ये लायबिलिटी तुम नहीं रिकॉर्ड करते। अच्छा ये तो ये नेगेटिव हो जाएगी ना लायबिलिटी, यू है ना। तो अगर तुम मेरे बच्चों ये अज्यूम करो, सिर्फ समझने की बात है। तो अच्छा ये देखो 8,500 का सम बनता है ना, ये क्या अब ये बनता है। अब बात समझना, तुम अगर अज्यूम करो कि ये तुम लायबिलिटी अज्यूम नहीं करते, यानी तुम बोलते कि मेरी इन्वेस्टमेंट की बल्ली नहीं है, तो तुम कह रहे होते इसी इन्वेस्टमेंट में मैंने एसेट के पैसे कितने दिए, 12,000, लायबिलिटी के पैसे कितने दिए, 4,000, गुडविल कितने दी, 500। तो भाई मतलब तब केस वो होता कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ये रिप्रेजेंट कर रही होती। यानी ये पूरी जो कहानी मैं कर रहा हूं ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बाइफर्केशन के लिए कि आपने पैसे किस किस के लिए दिए। तो इस केस के अंदर जो ये 600 रुपए मैंने अज्यूम किए हैं, क्या इससे कोई एक्सपेंस बुक हो रहा है या गुडविल की वैल्यू चेंज हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मार्केट में जाऊंगा, वैसे जाऊं जैसे जाऊं, शेयर्स कितने के मिलेंगे, 8,500 के। पर तुमने डिसाइड करना है कि तुमने वो 8,500 किसके दिए। मैं तुमसे पूछता हूं एक एक करके, 8,500 तुमने क्या 12,000 के एसेट्स के लिए दिए, 4,000 की लायबिलिटीज के लिए, और मजीद 600 की लायबिलिटी अज्यूम करके। तो ये मजीद 600 की लायबिलिटी अज्यूम कर ली, तो फिर तुमसे स्टैंडर्ड ही तो कह रहे हो, तो तुम्हें और ज्यादा पैसे किसके दे रहे हो, गुडविल के। तो गुडविल क्या हुई, 8,500 तो चेंज नहीं हो रहा ना। बात समझ आ रही है। अच्छा एक सवाल आया, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सही हो इसलिए रिकॉर्ड हो रही है, हाँ, वरना कोई नहीं फर्क पड़ रहा, बिल्कुल सही। क्या ये सही कह रही है कि भाई वरना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर छुपे हुए कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। एग्रीड। इन्वेस्टमेंट के अंदर छुपे हुए कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि जब आप कंसोलिडेशन करें तो उसकी ट्रू डिपिक्शन दिखे कि मैंने ग्रुप को हथियाने के लिए कौन कौन सी नस्ल का खर्चा किया था। अगेन आखिरी बात, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितने की मिल रही है, 8,500 की। क्या उससे 1 रुपया कम दोगे या उससे 1 रुपया ज्यादा दोगे, नहीं। अब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं कि ये पैसे किस किस के दिए थे। क्या आपने 10,000 के एसेट्स के दिए थे, उसके ऊपर 2 भी दिए थे, कौन सी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये टिक हो गया। क्या उसकी लायबिलिटीज के दिए थे, अच्छा लायबिलिटीज 4,000 या मजीद 600। तो ऐसी बात है, जब आप कह रहे हो 12,000 वर्सेस 4,600, तो फिर किसके ज्यादा दे रहे हो, गुडविल के। तो गुडविल इनहांस कैसे हो गई, क्योंकि आपने लायबिलिटी ज्यादा कर दी, पैसे तो अपनी जगह है ना। एग्रीड। तो यानी इस पूरे ग्रुप में हुआ ये है कि 8,500 दे के मैंने 12,000 के एसेट्स लिए, बाकी गुडविल के पैसे दिए, और 4,600 की लायबिलिटीज मुझे चिपक गई। ये असल डिपिक्शन है कि उसने कंटिंजेंट बोला हुआ, आप इसको अज्यूम कर लें क्योंकि आप खरीदार हैं। एग्रीड। यानी मेरी इन्वेस्टमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पीपी, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड गुडविल। एंड लायबिलिटीज वो रिपोर्टेड लायबिलिटीज या इनहांस लायबिलिटीज जो अल्टीमेटली आपकी गुडविल को बढ़ा रहा है। पैसे तो वही दिए हैं, ज्यादा दिए हैं, लायबिलिटी ज्यादा ले रहे हो। तो अच्छा आपको स्टैंडर्ड पता है क्या कह रहा है, लायबिलिटी के पैसे आप अगर नहीं दे रहे ना, लायबिलिटी ज्यादा ले रहे हो, तो जितने ज्यादा पैसे दोगे वो ज्यादा गुडविल के ही होंगे। भाई एक चीज में मार्केट में गया, मैंने कहा इसको खरीदने के लिए एसेट की वैल्यू ये, इसमें खर्चे इतने हैं, और भाई खर्चे इतने हैं तो फिर भी ज्यादा दे रहे हो, तो लायबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतने फिर भी ज्यादा पैसे दोगे तो वो किसके होंगे, गुडविल के। यही तो हो रहा है यहाँ पे भी। इस पूरी एग्जाम्पल में पता है हुआ क्या है, लायबिलिटी क्रेडिट, गुडविल डेबिट, लायबिलिटी गुडविल, क्योंकि गुडविल बढ़ गई। अब पूछें किसकी गुडविल, कंपनी की गुडविल नहीं बढ़ रही, कंपनी नहीं, कंपनी की गुडविल नहीं बढ़ रही, आपने उस कंपनी की गुडविल के लिए पैसे ज्यादा दिए हैं। नहीं अब बात समझो ना, मार्केट जो उसको 8,500 दे रही है ना, वो इस चीज के साथ दे रही है कि उसके ऊपर केस चल रहा है।
आपका सवाल क्या, देखो मैं ऑनलाइन वालों को भी बताता हूँ भाई, इनका सवाल ये है कि सर हम गुडविल के पैसे क्यों दे रहे हैं, इस पे केस चल रहा है। आप पीडीसीएल की फाइनेंशियल उठाएं, आज मैं उसका ऑडिटर हूँ, केस पढ़ के थक जाओगे, पेजेस नहीं खत्म होंगे, सही है, केस रीड कर करके आप थक जाएंगे, उसके पेजेस खत्म नहीं होंगे। आज पीडीसीएल की गुडविल नहीं है, उसका नेटवर्क है, उसका नाम है, उसको पैसे मिलेंगे। मार्केट जो प्राइस डिसाइड करती है ना, वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके करती है। वो कह रहा है कि भाईजान तुम जो इसकी प्राइस फिक्स हुई हुई है ना 8,500, इसमें कंटिजेंसीज के इंपैक्ट शामिल हैं। अब तुम ये देख लो, अच्छा कंटिजेंसी के इंपैक्ट शामिल होने का मतलब ये है कि जो प्राइसिंग में दे रहा हूं ना, उन केसेस को रख के दे रहा हूं, तो तभी तो तुम्हें कह रहा है कि जब तुम प्राइस उस केस को रख के दे रहे हो, उसने भले ही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तुम तो रिकॉर्ड करो, क्योंकि तुम इसको सोच के पैसे दे रहे हो कि ये बल्ली मुझ पे आएगी, तो सही वैल्यू दिखाओ। बात समझ आ रही है? तो जितने मैं पैसे दे रहा हूं, क्या उस प्राइस के अंदर ये कंटिजेंसी के इंपैक्ट शामिल होंगे? भाई मैंने तो ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा जो इतना बेवकूफ हो कि कंटिजेंसीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करे। मैं कार लेने जाता हूं, मैं बोलता हूं ये टचअप हुआ हुआ, ये हुआ हुआ है, तो क्या मैं उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता हूं? तो उसकी प्राइसिंग के अंदर वो चीज फिक्स होती है, एम्बेडेड होती है। तो वो कह रहा है अपनी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रेकअप में एम्बेड कर लो, कि तुम ये देख लो 8,500 देख के तुम्हें चीज मिल क्या रही है। आपने बोला एसेट्स कितने के, जल्दी बताओ, 12, 10 के मिल रहे थे, 2,000 आपने ऊपर दिए, एग्रीड, पक्की बात है। अच्छा फिर आपको जो लायबिलिटी चिपक रही है वहां से वो कितनी, वैसे 4,000 की, आपने 600 मजीद डाल दी। 600 इसलिए डाल दी मजीद क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो प्राइस डिसाइड की होगी उसके अंदर 600 का इंपैक्ट होगा। तो वो कह रहा है जो चीज अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसकी किताबों से लाके, उसमें भी 600 डालो ताकि सही पता लगे गुडविल के कितने दिए हैं। अगर मैं 600 हटा दूं ना आज, तो आप कह रहे होगे कि मैंने गुडविल के सिर्फ कितने दिए हैं, 500। हाँ नहीं, देखो भाई, अगर एक चीज लॉजिकल बात है कि अगर आप एक चीज की प्राइस आपने फिक्स कर दी है, सही है, और लायबिलिटीज भी आपने अज्यूम कर ली, प्राइस चेंज नहीं हो रही है, तो गुडविल ज्यादा होगी कम होगी? 100 रुपए का एसेट है, सही है, 50 रुपए की लायबिलिटी है, सही है, आपने फिर भी 100 रुपए दिए, गुडविल के कितने दे रहे हो, 50। आपने बोला नहीं 10 रुपए की और लायबिलिटी ले लेती हूं, 10 रुपए की और लायबिलिटी ले लेती हूं, ऐसा ही है ना? तो आपके पास नेट एसेट्स कितने के हो गए, 40। पैसे कितने दे रही हो, 100। गुडविल कितनी हो गई, बढ़ गई? वापस से कर लेते ना, 100 के एसेट हैं, सही है, लायबिलिटी कितने की मिली जल्दी बताओ, 50। नेट एसेट्स कितने के, नेट वैल्यू उसकी 50 है, आप कितने दे रही हो? प्राइस फिक्स हुई हुई है ना, मार्केट देख रही है ना। अच्छा गुडविल अभी 50 की लग रही है, आप मार्केट में गई, आपने बोला कि यार चलो गुडविल तो 50 की है पर उस पर केस भी तो चल रहा है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं भाई ये 100 रुपये मैंने ये डिसाइड किए थे ये देख के कि इस पर ये केस भी चल रहा है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो गुडविल के तुमने 50 दिए हैं? तुम इस केस की लायबिलिटी को अपनी कंटिजेंसी में डालो। मैंने कहा सही है, मेरी लायबिलिटी रिवाइज कितनी हो गई, 60। एसेट्स कितने थे, 100, तो 100 में से 60 माइनस करो, 40। आपने फिर भी कितने पे किए, 100। गुडविल के बढ़ गई ना गुडविल भाई। अगर आप सब नेट एसेट्स कितने हो गए, 40 के, पे कितने कर रहे हो, 100, तो जाहिर सी बात है जितनी लायबिलिटीज अज्यूम करते जाओगे उतनी आपको चीज कम की मिलेगी। आप पैसे ही उतने दे रहे हो, तो टेक्निकली आप माशरे को ये बता रहे होगे कि जितने ज्यादा पे कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो आप, गुडविल के लिए। सारी आप लायबिलिटीज को अज्यूम करने के बाद, बात समझ आ रही है? दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सब्सिडी को कभी फर्क नहीं पड़ता हम ग्रुप के मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाएंगे, सब्सिडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना जी। उसी अमाउंट से बढ़ती रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं कहना, हाँ हर साल में ऐसा होगा। एक बात समझो ना, क्यों उसके पीछे लॉजिक है भाई। आज अगर मैं कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, सही है, या मैं थोड़ी ना, जो मार्केट प्राइस डिसाइड होती है एक बंदा तो नहीं करता, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं, उसका एवरेज होता है। तो मुझे एक बात बताओ, हर पार्टिसिपेंट ने उसकी फ्यूचर ग्रोथ, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंटीजेंसी सब देख के प्राइस फिक्स की होगी, ऐसा ही है। तो हमें भी तो यही कहा जा रहा है, इन्वेस्टर भाई साहब, आप जो इन्वेस्ट करने लगे हैं, आप पूरी कंपनी खरीदने लगे हैं, तो उसमें आप जो पैसे दे रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ चीजें मिल रही हैं। एक एक करके गिन लेते हैं। 12,000 के एसेट्स मिल रहे हैं, आप पैसे पे कर रहे हैं, 4,000 की लायबिलिटी मिल रही है। वो बोला भाईजान होल्ड ऑन, इस पैसे के अंदर ना
मैंने वो लायबिलिटी की वैल्यू शामिल की हुई थी जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में नहीं कर रहे, उसको इनकॉर्पोरेट करके देखो गुडविल के पैसे कितने हैं, उसको हटा के देखोगे ना तो यू गाइज विल बी सेइंग कि मैंने वो लायबिलिटी अज्यूम ही नहीं की, जबकि प्राइस में उस लायबिलिटी का इंपैक्ट शामिल है। और उलट बात करें तो कॉन्सेप्ट यूं क्लिक होगा दिमाग में, तसव्वुर ये करो अगर ये कंटीजेंसी नहीं होती ना तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होती। नहीं है ये बात समझ? देखो अगर ये कंटीजेंसी नहीं होती ना तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी को जो वैल्यू असाइन करते हैं वो 8,500 से ऊपर होती। तो वो कह रहा है इस 8,500 में जितने भी एलिमेंट्स है ना सब अपनी वैल्यूएशन में डाल के कंपेयर करो गुडविल के पैसे कितने हैं। बात क्लियर है? पक्की बात है? तो 8,500 में जब सारे फैक्टर्स एम्बेडेड हैं तो मेरी वैल्यूएशन में भी एम्बेडेड होने चाहिए। आखिर बार मेरी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, गुडविल 600 को हटा दूं तो कितनी है? 500। तो फिर तुम उसमें ये कह रहे हो कि ये जो प्राइस डिसाइड हुई है ना इसमें कंटीजेंसी का इंपैक्ट शामिल नहीं है। पर मैं अदर वे राउंड कह रहा हूं, क्या शामिल है? तो अपनी वैल्यूएशन में भी करो ना। तो आप ये देखो कि 8,500 देके मुझे चीजें कितनी चिपकाई जा रही हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके देखो कितने पैसे दे रहे हो, और जितने ऊपर दे रहे हो वो किसके हैं? गुडविल के। यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स 8,500 दे रहे हैं, सारी चीजों को कंटीजेंसी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद तो ट्रू वैल्यू ऑफ गुडविल मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिलती। क्लियर है? अच्छा अदरवाइज आप क्या कह रहे हो? तो आपने गुडविल के कितने दिए हैं और कल को आप पे केस आता, आप हार जाते, तो आप तो कंट्रोल कर रहे हो, आपकी जेब पे हेड आई ना, तो क्या आपकी असेसमेंट गलत हो गई? जबकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 8,500 में उसकी वैल्यू को डाला हुआ था, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ये आपकी गलती है। क्लियर है? पक्की बात है? जानी पीछे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं, ये किसने कहा? हाँ कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअली सही है ना। मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट क्या कह रही है? एक मिनट सुनो, मार्केट क्या कह रही है? हाँ 8,500 में इसलिए दे रहा हूं, इसमें जितने भी डिफेक्ट्स है सबको देख के। आप अब ये देखना चाह रहे हैं कि आपने गुडविल के पैसे कितने दिए, तो अपनी लायबिलिटीज कितनी दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में 4,600 4,600 दिखा दी। एसेट कितने मिले जल्दी बताओ? 12,000 के। लायबिलिटीज कितने की मिली? नेट एसेट्स कितने के? 7,400 के। गुडविल कितने की? अगर आप ये कहें ना कि मैंने ये 600 रुपए अज्यूम नहीं किए, कल को आप केस हार गए तो ये उसकी जेब पे नहीं हमारी जेब पे आ गया ना। तो हमारी जेब पे आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं शुरू से ही गलत चल रहा था, मैंने उसको उसी दिन पे पैसे बहुत ज्यादा दिए थे जो कि ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने देख के दिए थे। अगर मैं नहीं करता ना तो मैं पता है क्या कह रहा, तो गुडविल के चुनने से पैसे दिए हैं, तो मैं एक गलती कर बैठता कि मैं उस लायबिलिटी को अकाउंट फॉर ही नहीं करता जबकि कर लेनी चाहिए थी। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्लियर है? तो वो कह रहा है उस दिन देखो भाई, क्योंकि अगर ये लायबिलिटी नहीं होती ना तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड हैव पेड मोर, इससे भी ज्यादा। पर ये बात समझ आ रही है कि मार्केट में जो लोग बैठे हुए ना वो अंधे नहीं है, वो मार्केट प्राइस देख के डिसाइड करते हैं जिसमें कंटीजेंसीज का एलिमेंट शामिल होता है। यार इस पूरी कहानी का एक क्रक्स है, एक मासूम सा, वो क्या है कि आप देख लो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है और आपने गुडविल के पैसे कितने दिए। तो अगेन आखिरी, फिर हम आगे चलेंगे, फिर इनसे भी पूछेंगे, मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या चेंज हो गई या उसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं? एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। और वो यही तो सिखाना चाह रहा है कि एलिमेंट्स चेंज होने का मकसद ही यही है, यू शुड नो द ट्रू वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको अगर कोई चीज एक एसेट चिपका रहा है उसके साथ लायबिलिटीज भी चिपका रहा है और लायबिलिटीज ज्यादा की चिपका रहा है तो गुडविल के पैसे ज्यादा ही दिए होंगे ना यार, क्योंकि आपको नेट चीज कम की मिल रही है तो आप पैसे, तो गुडविल ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा गुडविल का ये मतलब नहीं है कि आपका फायदा हो रहा है, भाई वो शेयर होल्डर का फायदा हो रहा है, वो लेके शार्ट हो जाएगा। ये गुडविल आपकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि आप लायबिलिटी ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ आप क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लियरली रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग फॉर कंटिजेंट, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती, क्या ये सही कह रहे हैं भाईजान? क्या सही कह रहे हैं? अगर कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं होती तो शेयर होल्डर वुड हैव असाइन्ड वैल्यू हायर देन 8,500। सिंपल।
क्लियर है? हाँ भाई अली मुर्तजा कह रहे हैं कि सर ओके सर ये PSX के अंदर जो स्टॉक की वैल्यू इन चीज़ों की वजह से प्राइस गिरती है, बिल्कुल गिरती है। आज तुम सिर्फ एग्जाम्पल ले लो, PDCL के ऊपर एक पेंशन का केस चल रहा है, मतलब मैं तो दिन रात का काम है ना ये मर्जर, मैं तो बताया था मेरी आर्टिकल्स मर्जर एक्विजिशंस की है, मुझसे बेहतर नहीं जानता ये, इस बात का घमंड भी है मुझे। सुनो, कहने का मतलब ये कि आज PSX में ये अनाउंस हो जाए कि PDCL पेंशन का केस हार गया। आपको क्या लगता है, पेंशन का केस हार गया तो ये तो बात चली है ना, मार्केट में प्राइस क्या होगी, क्यों होगी? अब कोई पैसे नहीं देगा ना, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं जो पैसे नहीं देगा वो 8,500 में शामिल है, वो इम्पैक्ट इसके अंदर शामिल है, अपनी वैल्यूएशन के अंदर भी डालो। ये नहीं कहना कि मैंने गुडविल के पैसे नहीं दिए, ओ भाई तुम सारी लायबिलिटी अज्यूम करने के बाद भी ज्यादा पैसे दे रहे हो, इसलिए वो गुडविल के पैसे हैं। एग्रीड? चलें जी, ओके भाई अब बता दो जल्दी से, ऑनलाइन वालों बात क्लियर है जी? तो अब सुनो एक बात, हम अगर ये केस, एक आखिरी बात, कि अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी को मैं ना डालता, पहली एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है मेरे नेट एसेट ज़्यादा होते, तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो 8,500 ही रहती, पर ये 8,500 ये बता रही होती कि 12,000 के एसेट्स हैं, 4 की लायबिलिटी है, नेट एसेट्स कितने हो गए? 8,000, पैसे कितने किए? 8,500, 500 की गुडविल आ गई। सही है? इस अजम्पशन के साथ कि तुमने 600 की गुडविल के पैसे पे, एक साल बाद पता लगा केस हार गए, सही है, क्या उसकी हिट तुम्हारे पास आएगी? क्योंकि तुम कंट्रोल करते हो, सारे रिटर्न्स तुम्हारे ही है ना, तो खर्चे भी तुम्हारे। नहीं पहले एक सीखो ना, या तो ये होगा या तो वो होगा ना यार, पहले एक चीज करो। पहले एक चीज कर रहे हैं कि हम, तुम केस हार गए, सही है, केस हारने से हुआ कि तुम्हारा एक्सपेंस आ गया, कोई तुमसे रास्ते में चलते हुए पूछेगा अबे बेवकूफ तू केस तो हार गया, तूने लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैंने कहा मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? बोलेगा भाई मार्केट में लोग वैसे ही प्राइस कम दे रहे थे, तुमने बिला वजह गुडविल के पैसे ज्यादा दिए हुए थे और तुम उसका एक्सपेंस बुक कर रहे हो, वो पैसे गुडविल के थे, तुमने उसको अज्यूम करके गुडविल के पैसे ज्यादा दिए थे। तो ये बात तो उसी दिन पे एस्टेब्लिश थी, तुम्हें इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए था, वाइस वर्सा हो जाए कि तुम केस जीत जाओ। तो ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, वो तो FAR 1 में सीखा हुआ है, पर वो कह रहा है अच्छा स्टैंडर्ड ना दो चीजों में बड़ा स्ट्रिक्ट है। पहला, उसको लायबिलिटी दिख रही है, बोलता है फौरन रिकॉर्ड करो, इनकम होती है वक्त पे रिकॉर्ड करना। क्लियर है? यही तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि लायबिलिटी दिख रही है, खरीद रहे हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उसको असेस किया हुआ है, फौरन रिकॉर्ड करो, चेंज होगा एस्टीमेट, दैट विल बी एन इनकम। अभी तो मैंने पहला दिन सिखाया है, इसको कहां लेके जाऊंगा अभी? ईयर एंड के ऊपर। तो मैंने इतनी जो नॉलेज दी तुम्हें वो तो सिर्फ इस दिन की दी है कि पहले दिन क्या हुआ। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों बता दो सब क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चों, जल्दी से सारे, सब 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 एक साथ। अहमद कह रहे हैं, अलीमा कह रही हैं, ओके। अच्छा अब ये सारी तुम्हारी ये समस्या है ना, आगे जाके हार जाए, जीत जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, कम 1 रुपए से कम, 2 रुपए से कम, सब सिखाता हूं। पहला दिन क्लियर है, वैल्यूएशन समझ आती है कि गुडविल क्यों बढ़ रही है। अच्छा, गुडविल बढ़ने की लॉजिक सिर्फ ये है कि आप लायबिलिटी ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं, क्या इससे ओवरऑल वैल्यूएशन चेंज हो रही है? नहीं, ओवरऑल 8,500 है, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि 8,500 में किसके कितने पैसे हैं। एसेट्स को एसेट्स की वैल्यू असाइन करो, इसको हम IFRS 3 में कहते हैं परचेज प्राइस एलोकेशन। क्या कहते हैं? परचेज प्राइस। आपने जो परचेज प्राइस दी है उसकी एलोकेशन करो। मैं आपको बताऊं, आप तुम्हें चलो कारनामे भी सुनाता हूं अपना। आप EFU जर्नल के अकाउंट्स खोलना 2022 के, 2022 के और 23 के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स खोलना, सही है? उसमें एक रीस्टेटमेंट आई होगी, वो मैंने कराई है। रीस्टेटमेंट मतलब एरर। वो पता है एरर क्या था? उन्होंने ये चीज नहीं की हुई थी, उन्होंने गुडविल रिकॉर्ड की हुई थी कम, होनी चाहिए थी। मैं वहां पहुंचा जहां पे किसी का बाप भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैं मर्जर एक्विजिशन में इन्वॉल्व हूं ना। जब मैं ही ऑडिट में आ गया तो मैं थोड़ी ना बख्शूंगा। मैंने बोला जरा एक बात बताओ, तुमने सब्सिडी एक्वायर की थी ना, परचेज प्राइस एलोकेशन दिखा दो। उसने भी यही मुंह बनाया था जैसे तुम बना रहे थे, परचेज प्राइस एलोकेशन। मैंने फिर उस कंपनी की कंडीशंस देखी, मैंने कहा ये कौन डालेगा? बोलेगा आपको नहीं पता कि वो तो डिस्क्लोज हुई है। मैंने कहा बेटा उसने डिस्क्लोज की हुई है, तुम एक्वायरर हो, तुम्हें डालनी है।
क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो उसकी प्राइस डिसाइड की होगी उसके अंदर ये एलिमेंट शामिल होगा। तुम भी डालो ना, फिर देखो गुडविल के पैसे कितने हैं। तुम एक, अच्छा ये तो लाइक टू लाइक का कंपैरिजन ही नहीं है ना, कि एक में शामिल है एक में शामिल, तो उसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल करो, फिर देखो गुडविल के पैसे कितने हैं। वहां फंस गया। फिर उसमें कोई अराउंड 2.1 बिलियन की एडजस्टमेंट आई थी कोई, बस। सही है। कौन हट कर रहे हो यार? हाँ क्या? तो हाँ ना, हम ही तो ऑडिट करते थे। नहीं, किसने किया? मेरा पहला साल था भाई, मतलब पहले KPMG कर रही थी, मैं पहले साल आया तो मैंने भंड पकड़ लिया। हाँ, और अभी ऐसे जब जब मैं पहला क्लाइंट करता हूँ उस पर कोई ना कोई एरर निकाल देता हूँ। सही है। तो अब ये आ गया था। अभी कुछ न्यूज़ आएगी आपको इंशाल्लाह इस साल के बाद, तो वो भी होगा कुछ ना कुछ। पर खैर, पूरा गेम सिखाने का मकसद ये था कि दिस इज़ एन एरर, उसको सही करवाना था। बात समझ आती है? तो उन्होंने भी ये गलती की हुई थी, पर हमें आगे ज़िंदगी में गलती नहीं करनी है। सही है। चलें जी। जी नहीं, लैक ऑफ नॉलेज। देखो लैक ऑफ नॉलेज क्या था, उनको खर्चा करना पड़ता। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा अवॉइडिंग कॉस्ट, कि एक वैल्यूअर को लगाते, वो लॉयर आपको वैल्यूज बताता कि यार ये कंटीजेंसी पे इतने केस आ सकते हैं, इतनी पेनल्टी हो सकती है, वो सब बचाने के लिए उन्होंने ये किया। सही है। ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है, मतलब देखो गलती अब चाहे जानबूझ के हुई हो या अनजाने में हुई हो। तो जब मैंने ये पूछा ना, तो मुझे इंक्वायरी से ये लगा कि उसको तो ये बात का पता ही नहीं था, क्योंकि उसने मुझसे पहले ये पूछा लिखा हुआ कहाँ है। मैंने कहा भाई इसे इसमें नहीं करना, लिखा हुआ कहाँ है। हमने क्या बोला, परचेज प्राइस एलोकेशन का अलग से पैरा है कि आप जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो पहले उसके खरीदे गए एसेट्स पे अपनी प्राइस की एलोकेशन करते हैं, किसके पैसे कितने दिए। तो उसमें गुडविल के पैसे, अच्छा आपको बताऊं इसमें 2.1 बिलियन की एडजस्टमेंट आई भी क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू असाइन की थी ना, वो गुडविल को कम कर दी थी, गुडविल को कम कर दी थी। फिर मैंने कहा चलो गुडविल तो आ गया, गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी तो होगी, क्योंकि मैंने देखा मार्केट में जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा था ना, उसकी वैल्यू नीचे आती जा रही थी, तो गुडविल तो इम्पेयर्ड है, तो वो भी वहां तक नहीं पहुंचा था। तो अगेन ये तो एक्सपीरियंस है ना, कि आपको पता हो, आप इतने इन उस चीज़ के अंदर कि आपको पता हो। तो क्या पहले मैंने गुडविल पे भंड निकाला, फिर उसकी इम्पेयरमेंट पे भंड निकाला, तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, तबाही कर दो कंपनी हमारी। तो उनका जो 1.1 बिलियन का प्रॉफिट था ना, वो लॉस में बदल गया था। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, गलती तो गलती है। तुम देख सकते हो वहाँ पे होगा, EY ऑडिटर है। सही है। अच्छा खैर, अब समझने की बात यह है भाई, ओवरऑल समरी क्या है, बात समझ आती है, परचेज प्राइस एलोकेट करनी चाहिए। सही है। ये गलती असल में होनी, असल तो बात की बात है, खुदा के वास्ते पेपर में नहीं करना। सही है। कंटिजेंसी का पहले दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलें अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या मैंने एक साल बाद क्या होगा ये सिखाया? नहीं ना, पक्की बात है। चलें जी, ओके। आयशा कह रही है यस सर, पहले गुडविल आपने इंक्रीज की और फिर इंपेयर करा दी। बिल्कुल, क्योंकि इंपेयरमेंट ज्यादा आनी चाहिए थी। नहीं बात समझ? अबे भाई गुडविल अगर कम थी तो इंपेयरमेंट भी कम दिखती, जबकि आनी चाहिए, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं ज्यादा कंटिजेंसी की वजह से। क्लियर है? तो अच्छा, वो दो मसले लेके बैठे हैं भाईजान। लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, गुडविल कम की हुई है, तो हमने बोला पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, गुडविल को बढ़ाओ और शराफत से उसको इंपेयर कर दो। पता है अभी क्या हुआ? पता है, एंट्री नहीं हुई थी, हमने सारी जगह पकड़ के बोला अब सही हो गया, तो ये हो गया। सही है। खैर अगेन अब हम कहते हैं कि भाई रिपोर्टिंग डेट पे लेके चलें, पर बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द रिपोर्टिंग डेट, आप उसको प्लीज 10 मिनट में कॉपी कर लो ताकि आगे लेके चलूं जल्दी। या सबको ये कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर है ना? गुड। ऑनलाइन वालों आपको भी भाई? FAR2 FAR1 से इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग कहूंगा, क्योंकि रियल लाइफ है। FAR1 तो मुझे फजूल लगता है, पता नहीं क्यों पढ़ाता हूं मैं। हाँ नहीं होगा, आसान लगेगा इंशाल्लाह। यू जस्ट गो विद द फ्लो। बता रहा हूँ ना भाई, तुम लोगों को लीज मुश्किल लगा हो रहा है,
दस्ती दस्ती होता है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लॉजिकल पर देखो, आपको अगर क्यों का जवाब है ना पीछे तो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हरीश पूछ रहे हैं कि भाई कि सर ये बताएं सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा। भाई बच्चों को लीज लगता है मुश्किल, नहीं होता उनसे, तुम लोगों से हो जाता है, लीज हो जाता है। हमने किया पास पेपर, तुमने खुद किए, मैंने तो नहीं कराया, तुम्हें कहता था करके आओ, तुम करके आते थे, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेते थे। यही हुआ है पूरे पास पेपर्स में। कंसोल सबसे ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेंथिएस्ट टॉपिक, पर मैं आज तुम्हें कहता हूं कि तुम जब करोगे तुमसे टैली हो रहा होगा, और इंशाल्लाह तुम्हें ऐसे मरहले पे लाके लाऊंगा मैं, तुम 15 मिनट में पूरा सवाल करोगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अलग भला है डेफर्ड टैक्स, वो मैं बैठा हूँ, वो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम 11 से 12 मिनट में करोगे सवाल। पर अगेन नहीं जा रहा किधर, नहीं तो मैंने पूरा ऑडिट और हाँ वो तो चले, एक वो था जाने का 100% फिजिकल, अल्लाह की कसम फिजिकल बस। नहीं, मैं नहीं जा रहा, देखो मैं यूरोप जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए। वो भी मैंने बच्चों को कहा कि मैं यूरोप जाते हुए मैं ये सामान ले जाऊँ, तो उन्होंने मुझे खुद कहा ऑडिट में, मैंने कितना पूछा है भाई, उन्होंने कहा भाई एंजॉय कर लें, जाके थोड़ा घूम के आ जाएं, वरना मुझे यहाँ पे लेके जाने। भाई मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मुझे बताओ कौन से एक दिन था जो मैंने क्लास नहीं रखी थी? या तो कमिटमेंट नहीं देख रहे भाई की कि वहां जाके भी मैंने पूरा किया, ऐसा तो नहीं है ना। तो यार वो तो मजबूरी है ना, वहां पे तो पता नहीं क्या शेलिंग वगैरह हो रही थी, अब उसमें भी मैं मतलब एंटीना पकड़ के खड़ा हूँ कि भाई नेट आ जाए। सही है, 45% लेस देन 50%, चांसेस 45% है, मतलब लेस देन 50%, ये लिखा हुआ है भाई। ये अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने कबीर की कसम खा रहा हूँ, मैं डेफर डेक्स भी लाइव कराऊंगा, फिजिकल करा दूंगा। सही है, हाँ नहीं, मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ कबीर से, जान है मेरी वो। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं रिजाइन दे दूंगा, अपना वादा पूरा करूंगा बस, और बोलिए और क्या करूँ। पिछले बैच में तो आप लोगों को पता है ना कि मैं तो दुबई जा रहा था। वो मुझे वहाँ पे इस्लामाबाद में किसी बच्चे ने बोला कि मिलने आता है ना वहाँ पे, तो उसने मुझे कहा था कि आप चले जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कोई अपना चला गया। तो उस दिन मेरा दिमाग घूम गया, मैंने बोला यार जो भी है बस ख़त्म। मैंने उसी वक्त ईमेल की, और अब यहाँ से कोई उस वाली फर्म में नहीं जा सकता, पाकिस्तानी सब बैन हो गए। मैंने हरकत ही ऐसी की, उन्होंने मेरा प्रोसेस चला दिया पूरा, वीज़ा सब लगा के भेज दिया। मैंने आखिर वक्त में बोला नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी वहाँ अप्लाई करेगा ना GT दुबई, उसकी जॉब नहीं होगी। हाँ तो मैंने बैन लगवा दिया ना, और क्या। ये एक आध साल का होता है बस। सही है, वैसे ही दुबई के वीज़ा बनने हैं यार, ये एक और हो गया तो क्या हुआ। सही है, पर देखो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए थ्रिलिंग। सही है, किधर? हाँ तो मुझे नहीं जाने दिया ना यहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई जो तुझे वहाँ मिलेगा वो यहाँ दे देते। तो मैंने कहा मुल्क भी मेरा, लोग भी मेरे, मोहब्बतें भी मेरी, मैं गया ही नहीं। सही है, हाँ यार मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो आई नो हाउ टू सेव द टैक्स, नॉट इवेड द टैक्स। सही है, अगर आप अपनी सैलरी के नाम पे नहीं, रीइंबर्समेंट के नाम पे ले लें तो क्या ख्याल है। सही है, चलें, पर ये वाला पार्ट हटवा दूंगा यहाँ से मैं। वो बच्चा कह रहा था हमें तो जाने देते दुबई, हमारा भी बंद करा दिया। अबे वो एक आध कुछ महीनों का होता है बैन, बस ये हटा देते हैं। फिर हर कोई तो नहीं होता मेरी तरह जो आखिर वक्त में कटा दे। धर्म देख के तो कोई भी जाएगा यार। मेरी वहाँ पे सैलरी थी 25,000 धर्म बस। कितने बनते हैं? हाँ नहीं बराबर नहीं, कुछ कम है, 20 लाख रुपये। अब ये तो नहीं बताते, मैंने वहाँ की बता दी ना आपको। पर अब देखो, मैं तो ये सिखाता हूँ बच्चों को कि आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होती है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप इतने टैलेंटेड बने कि आपको उसके पैसे मिलते हैं ना टैलेंट के।
डेबिट क्रेडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो हज़ारों होंगे, मतलब कितने हैं हमारे पास, 12,000 हैं अभी, 12,000 हैं, उसमें तो 2,000 तो मर भी गए होंगे ना, बहुत पुराने हैं, तो 10,000 बचे हुए अकाउंटेंट्स। हाँ ऐसा है, वाकई है, मतलब यही है, इतने से ही हैं बस। तो उसमें से ये ऑफर्स सबको नहीं मिलती, ये कहना चाहता हूँ। तो आप जब तक मतलब नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वैल्यू नहीं है, काम नहीं आता, आपको नहीं लगता कोई भी। मेरा तो मतलब 1.5 आवर का इंटरव्यू हुआ था, उसने वो स्टैंडर्ड्स पूछे जो पाकिस्तान में अप्लाई भी नहीं होते। उसने मुझे बोला कि यू मस्ट नॉट बी हैविंग एन आइडिया ऑफ IFRS 17। मैंने कहा हु सेड दैट आई डोंट हैव एन आइडिया, पूछे भाई, उसको बताया। तो अब उसी, अगर मैं अपनी वर्क को चेंज कर दूँ ना, अब मेरी प्रमोशन के बाद अब मैं 40,000 दिरहम का हो गया हूँ वहाँ पे। तो ये है, तो कहने का मतलब है यार यू कैन गो एनी टाइम यू वांट, पर अगेन इफ़ यू हैव द टैलेंट, बस ये है, मुझे यहाँ पे मज़ा आता है, बस ये है एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी। आप सीखें, समझ के करें हर चीज़। एक तो तरीका ये है ना कि यार ये जो बोल रहा है बस माइनस कर दूंगा। अब जैसे इनका मुझे सवाल अच्छा लगा, आपका सवाल अच्छा लगा, आपने बोला यार सर ये गुडविल क्यों बढ़ रही है, लॉजिक तो बताएं। तो आप लोगों ने पूछा तो मैंने बताया कि यार सही है, ये है। मतलब एक तो ये होता है ना, सुन पट्टी बैठे होते, चल भाई माइनस ही करना है ना, गुडविल बढ़ जाएगी, पर क्यों बढ़ी, पर तुम लोग मुझे उस पॉइंट तक लेके गए कि मैंने आपको मार्केट का भी बताया, तो अब समझ आ गया कि भाई ये है, अब गलती नहीं होगी। तो ऐसे आप बहस करते हैं फॉर्म में, तो ये फैक्टर है बस। पर अगेन आप इंशाल्लाह इससे भी अच्छे बनेंगे, इससे क्या कहीं अच्छे बनेंगे। अपने लिए तो इंशाल्लाह बोल दो, अपने लिए नहीं बोलते। हाँ जी, कॉपी हो गया भाई, चलें इसको अब रिपोर्टिंग पे तो लेके चलें। 4 पेपर की स्ट्रेटजी, चलो जब तक ये कॉपी कर रहे हैं बता देता हूँ। देखो भाई, जो बच्चा 4 पेपर दे रहा है ना, आराम से निकाल सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर 4 पेपर की स्ट्रेटजी मैंने आपको भी बताया था आज ना, ये मुझे कितना टाइम दो, मैंने कहा मैं टाइम बाउंड स्टडी करता ही नहीं था कभी, टॉपिक बाउंड स्टडी करता था मैं, सब्जेक्ट बाउंड, कि आज पूरे दिन में ये टॉपिक ख़त्म करना है। अब 10 घंटे लग जाएं, मैं सोता ही नहीं था, करके उठना है। नहीं तो आप, हर कोई ऐसा कर सकता है, हर कोई ऐसा, मतलब यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली, जो वो एक्सेप्ट करे। आप अपने माइंड को बोल दो ना, मैं, अच्छा आप मुझे बताओ पेपर के दिनों में जागते हो देर तक, अपने माइंड को बोलते हो ना करना है, तो आज बोल दो ना, यही चीज़ आखिर में क्यों करते हो। अच्छा मेरा तो हर दिन यही चलता है, मेरा रोज़ का यही है कि आज जब तक टास्क ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैंने नहीं जाना, सीधी सी बात है। तो ये है, मैं 3 घंटे सोया हुआ था, कबीर की कल तबीयत ख़राब थी तो माशाल्लाह सही हो गया, बुखार था उसको, मैं जाग रहा था पूरी रात, वो मेरी ना अटैचमेंट है उससे, मैं नहीं सो पाता फिर। तो मैं 3 घंटे बाद फिर ऑफिस गया, क्लास ली, ऑफिस गया, जिम की, जॉगिंग की, दोस्तों का शीशा भी पिया, फिर घर गया, हुआ सारे टारगेट्स। पर जब तक नहीं गया, अच्छा वहाँ पे शीशे पे बैठ के भी मैंने फिर तैयारी की क्लास की। जैसे ये तुम लोग जो सवाल पूछते हो, ये भी तो तैयारी करके ही आऊँगा ना, तो पूछोगे ना, तो पूरी तैयारी की। पर भाई इट्स यू हैव टू डिसाइड। मैं तो 10 काम कर रहा हूँ, तुम्हारे पास तो एक ही काम है यार, ज़्यादा से ज़्यादा घर के बर्तन धोने होंगे, खाना बनाना होगा, और क्या है। ये भी आप बोल दें घर वालों को, भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ आप देख लें, अनलेस की कोई मजबूरी नहीं है तो मसला ही नहीं है ना। ऑडिट की बुक तो अवेलेबल हो गई है यार, तो भेजा करना यार बच्चों को, तू यहाँ से लेके दे दियो यार भाई, हम लोग फिर मैसेज चलाते हैं ग्रुप पे। अच्छा कैंपस में ये कि दीमक की तरह जा रही है कि ये ख़त्म हो जाती है, बोला ख़त्म हो गई, अभी तो देख लेते हैं। चलें ओके, अगर सर आज से स्टार्ट करें तो भी 4 पेपर पॉसिबल हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आज से स्टार्ट 4 पेपर। पर अगेन आप अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना करें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ करें, बट सारी नेसेसरी चीज़ें करने के बाद। मुझे याद नहीं पता कि मैंने अपनी आर्टिकल्स के दौरान कब जिम मिस किया होगा, एक दिन भी नहीं मिस किया, तो मैं कभी नहीं मिस करता। कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपने पहले प्राइमरी टास्क करें, फिर सेकेंडरी करें, पर करें, आज से कर लो, हो जाएगा। आप सेल्फिश हो जाओ बस, इतना अच्छी बात है। सॉले है ना मेरा असिस्टेंट, मैं तुम्हें उसकी सेल्फिशनेस की हद बताता हूँ, मैं खुश होता हूँ। मैं उसको रोज़ बताता था, आ जाया बैठते हैं, हम शीशा पीते थे, मैं काम करता था, वो भी काम करता था। उसने मुझे मना कर दिया। अच्छा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मतलब मोहब्बत के नेक्स्ट लेवल है। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो बैठा रहा था पूरी रात मेरे पास कि यार नहीं तो सर की तबीयत ख़राब है, वो मोहब्बत करता है बस मुझसे। कहने का मतलब ये है कि जब वो उसके पेपर है ना, उसने मुझे मना कर दिया, बोला उस्ताद मेरे पेपर है मैं नहीं आ सकता। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड सेल्फिशनेस, अपने लिए।
वो मेरी रिस्पेक्ट में आ जाता, और अल्लाह ना करे उसका पेपर रुक जाता तो मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अब वो आता ही नहीं है, वो बोलता पेपर के बाद आऊँगा सर। खुद थक जाता है तो बोलता आओ सर बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ उसकी नीड के लिए। जब वो मुझे नीड होती है तो वो आता है, आज उसकी नीड है तो मैंने उसको स्पेस दी है। आप सेल्फिश हो जाए ना, ख़त्म हो गई बात। मना कर दो घर वालों को, भाई नहीं चल सकता इवेंट में, फिर यही वक्त आएगा कि तुम्हारे घर वाले इसी चीज़ पे प्राउड फील करेंगे इसने सब ये फॉरगो किया था। इवेंट में जाना लाजमी नहीं है, कज़न की शादी लाजमी नहीं है, अपनी शादी लाजमी है, सही है, अपने ड्रीम्स लाजमी है, वो पूरे करो, सही है। मार्केट में जो फीमेल ऑडिटर्स हैं जो एक्चुअली अच्छी पोजीशन पे हैं कितनी हैं? मेरी तो बहुत सारी मतलब कलीग्स हैं जो अच्छी पोजीशन पे हैं, सीधी सी बात है। मतलब हमने कोई 25 लोगों ने ग्रुप शुरू किया होगा सीए का, उसमें से सक्सेसफुल 6 हैं और अच्छी पोजीशन पे जो ये पूछ रही हैं, और वो जो वाकई टेक्निकली बड़ी साउंड है उसमें है। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं तो वो हैं अच्छी पोजीशन पे, शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, दुबई में भी सीनियर मैनेजर एक। तो इसमें कोई देखो आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेल फीमेल में। आप अगर एक लड़का देर तक बैठ के काम कर सकता है तो एक लड़की भी बैठ के कर सकती है। डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं है, ये कोई नहीं होता फर्म में कि भाई कि मतलब एक परसेप्शन बना हुआ होता है ना कि यार बंदी जो है देर तक नहीं बैठेगी, काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। आप प्रूव करें ना जाके, आप बोले भाई मैं भी काम कर सकती हूँ, ऐसी की तैसी। इक्वल रिकॉग्निशन, ईवाई तो इसमें सबसे आगे है, ईवाई सबसे आगे है इसमें इक्वल रिकॉग्निशन में। आप देखें डायरेक्टर है हमारी एक, वो जो एक बंदी है डायरेक्टर है, वो बैठी हुई है उस पोजीशन पे, क्यों नहीं बैठी हुई? आप प्रूफ करेंगे आप जाएंगे। अगर आपने ये रोना किया ना कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो कुछ नहीं हो सकता। सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल। जो बंदा बोलता है भाई मुझे लेट जाना है, मैं बोला दरवाज़ा बोला प्रमोशन के लिए नहीं आना, मैं तो निकाल देता हूँ। मेरे साथ तो काम भी वही करते हैं जो जंगली हैं, सीधी सी बात है। जिनको होश नहीं होता, सिर्फ काम आना चाहिए और सक्सेस पे फोकस हो, तो वो वाला पैरामीटर चलते हैं फर्म में कि इसके साथ काम करोगे तो सीखोगे, पर दिमाग की लग जाएगी, पर सीख के जो प्रोडक्ट निकलता है वो अलग ही गेम है, सही है ना भाई। पेपर भी पास होंगे, पढ़ाई भी करेगा, सीखेगा भी। और एक वो है जो सिर्फ ठंड मचाएगा तो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा, सही है। तो वेदर गर्ल और बॉय आप दोनों इक्वल हैं, सही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम कितना लगाते हैं अपने करियर के लिए। भाई जिस सिंपल एक फंडा है ज़िंदगी का, जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ विदाउट कंसिडरिंग टाइम। मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी को जाके ही नहीं बोला मेरे पैसे बढ़ा दो, खुद ही बढ़ जाते हैं। वो सही कहता है कि भाई सक्सेस के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागना है। यकीन करो ना वो सही है, वो भी तो कोई ना किसी से इंस्पायर्ड मूवी है ना। तो ये वाकई सच है कि आप मतलब आप कॉम्पिटेंसी लाते जाए, पैसे खुद ही बढ़ जाएंगे। नेवर आस्क फॉर मनी यार, खुद ही हो जाएगा, सही है। तो चलो ये तो अभी अगले साल पे चलते हैं, उसको लेके आ जाओ। FTS पुराने के लिए भी चलो मैं ये बात बता देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ सजेशन ये होगी, मंजिल एक होनी चाहिए, रास्ता कोई भी हो, सही है, मंजिल पे पहुंचना है। मेरी अल्लाह की कसम आर्टिकल्स ग्रैंड थॉर्टन की, GT की, बिग 4 की नहीं है, पर आज गेम अलग है भाई की। मतलब इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि मैंने सीखा है वहाँ पे, लोगों से सीखा है, पार्टनर से सीखा है। तो हर किसी का एक्सपोजर गेन करो ना, यहाँ पे आके उसको पॉलिश कर लिया। और IFRS क्या उनके पास अलग है और EY के पास अलग होगी? वही है ना, इंटरप्रिटेशन है। अब तो इतना डेटा बैंक है, यूट्यूब से देख लो, गूगल पे पूछ लो, चैट GPT यूज़ करो, पूछो सवालात भाई, तुम नॉलेज बैंक लेके आओ। अभी हुज़ैफा से मैं ना एक इवेंट हुआ है, मैं तुम बाद में डिस्क्लोज करूँगा, अभी नहीं कर सकता। उससे मैं सवालात बनवा रहा था। हुज़ैफा जो FAR1 पहले देखा ना, अभी PRC पर आता है, तो उसके अंदर मैंने उसको बोला सवाल बना के दे। उससे बोला सर चैट GPT यूज़ करें, मैंने कहा कर यूज़। उससे एक हेल्प ली, मैंने कहा देख इसमें भाई वाली कॉम्पिटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है इसमें। वो मानी आप उसको ट्रेन करो ना, चैट GPT को ट्रेन करना होता है कि मुझे इस नौयत का सवाल चाहिए, इसमें ये चाहिए, वो निकालता है। अगेन दिमाग आपका चलना चाहिए, उसको मुश्किल कैसे करना है, तो आप उससे सीखें समझें। पर अगेन FTS पुराना हो गया है, बच्चे आते हैं मेरे पास वाकई रोते भी हैं, पर मैं कह रहा हूँ रोना किस बात का है भाई, आपकी मंजिल एक होनी चाहिए। आप अच्छी फर्म में नहीं गए ना, आप क्वालिफाई हो जाएं छोटी फर्म से, आप बिग 4 में अप्लाई करें, आपकी जॉब हो जाएगी। 2 साल लगाओ, पीछे कोई पूछेगा नहीं कि किस फर्म से आए हो। आज मुझे कोई पूछता है, वो सबको यही पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ, EY में, कोई नहीं पूछता। वंस यू आर क्वालिफाइड मीन्स क्वालिफाइड। एक बार ठप्पा लगाओ EY का, PwC का, KPMG का, डिलॉयट का और बाहर, सही है। तो इसमें नहीं सोचो, ये बहुत दूर की बात है। अभी आप बोलो मेरी मंजिल क्वालिफिकेशन है और मुझे कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। एक छोटी फर्म में भी जा रहे हो
लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आप करो ना। मुझे याद है, मैं सबसे पहले एनजीओ का ऑडिट लगा था मेरा जीटी में, तो एनजीओ के ऑडिट के ऊपर माशाल्लाह मैंने ना एक एक एक्सपेंस सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं ना हम, तो मैं इतना जुनूनी था, मैंने सारे एक्सपेंसेस मैंने 10-10 रुपये की एडजस्टमेंट करवाई थी। मुझे मेरा सीनियर कह रहा था कि दिमाग ख़राब हो गया तेरा, भाई जुनून था। पर मैं इतना घुसा एक्सपेंसेस के अंदर, मुझे समझ आ गया कि एनजीओ के अंदर, एनपीओ के अंदर कौन कौन सी रंगो नस्ल के एक्सपेंस होते हैं, सब समझ आ गया। इट्स ऑल अबाउट योर ड्रिवन मोटिवेशन। तो बाकी फैक्टर्स तुम्हें तंग करेंगे, लोग भी आएंगे, क्या एफटीएस नहीं, सुनो यार, अपना टारगेट सही रखो, सही है, गुड। चलो, क्वालिफाइड फ्रॉम बिग 10 वर्सेस क्वालिफाइड फ्रॉम बिग 4 डजंट मैटर। यस, डजंट मैटर, मैटर करता है। क्वालिफाइड फ्रॉम नॉट बिग 4 बट वर्किंग इन द बिग 4 डजंट मैटर, नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका टैलेंट डिटरमाइन करता है आप कितने पैसे कमाएंगे। अभी ऐसे ऐसे मैं तुम्हें पीस दिखाऊं ना, EYPW से निकले फारिग तरीन पीस, उनकी जॉब पता है कितने पे लग रही है? 1 लाख रुपए पे, 1,10,000 रुपए पे। क्यों लग रही है? काम नहीं आता। तो क्या बिग 4 का टैग नहीं है उसके पास? देखो, बिग 4 का टैग सिर्फ इस काम आएगा कि इंटरव्यू में CV ऊपर आ जाएगी कि बिग 4 इंटरव्यू में फारिग हो जाएगा वो। क्यों? काम ही नहीं आता, पूछेगा तो बताएगा क्या, सही है। तो ये फिनोमिना क्लियर रखो बस। चलिए अभी आगे लेके चलते हैं इसको, ये बातें तो चलें होती रहेंगी, पर इसलिए भी बताएं क्योंकि अभी बस अगला स्टेज आपका वही है। खैर, अब मुझे बताओ एड एक्विजिशन, हम जरा इसको लिख लेते हैं। ओके, हमने कहा भाईजान एड एक्विजिशन, शेयर कैपिटल कितना था जल्दी बताओ? 1000। रिटेन अर्निंग 5000। बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जानी 2000 और 600। ये माइनस कर लिया और ये हिसाब किताब क्या आ गया? फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 7400। अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर, मैं आज साल के एंड पे लेके जाऊं, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताते हो, समझाते हो कि ये जो मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, इससे कंसोलिडेटेड बुक्स में, मेरी बात पे फोकस करना, बड़ी अहम बात है अभी, इससे कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या एक्सपेंस बुक हुआ है? क्या हुआ है? लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है गुडविल के अगेंस्ट में। एग्रीड? क्या आप जब उसको हटाएंगे, मैंने देखो यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है कि गुडविल में गई है इम्पैक्ट। यानी हम ये सिंपल रखें, ऐसा लग रहा है कि ये लायबिलिटी अराइज हुई है गुडविल के अगेंस्ट में, कि हमने गुडविल के पैसे दिए। किसके पैसे दिए? ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एज इफ के वी हैव पेड फॉर द गुडविल, और एज इफ क्या हुआ भी यही है, सही है। आगे, पर आपको ये तो बात पता है ना कि जो सब्सिडरी है उसकी किताबों में तो ये रिकॉर्डेड ही नहीं है, नहीं है ना, डिस्क्लोज हुआ है ना, एग्रीड है। चलें जी, ओके, इस पे कंफ्यूजन हो तो हाथ क्या रोक लेना है मुझे। हमने कहा सर शेयर कैपिटल आ गया 1000, सही है। रिटेन अर्निंग आ गई हमारे पास, ये क्यों बढ़ गई भाई? कमाया होगा, सर ये आ गया 9500, सही है। ये आ गया हिसाब किताब। चलें, बिल्कुल लायबिलिटी क्रेडिट गुडविल डेबिट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लायबिलिटी क्रेडिट गुडविल डेबिट हुई होगी ना उस केस में, ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हटा रहे हो तो फिर वही हो रहा है। आगे, अगर तुम मुझे ये बता पाओ कि प्रॉफिट कितना है? 3500। मैं 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। मैं पहला केस करवा रहा हूं, केस 1। assume subsidiary lost the case। हाँ भाई, हमने क्या assume किया? सब्सिडरी केस हार गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, और थोड़ा लॉजिकल बताना, और मैं आपके दिमाग में ये फिक्स करके जाऊंगा जितना भी मुश्किल है। एक तो रट्टा मैं बोलूँ ये कर लेना, आंसर आ जाएगा, और लॉजिकली चल देते हैं। क्या ये 3500 में से 600 माइनस हुआ है?
3,500 के प्रॉफिट में से 600 माइनस हुआ हुआ है। सब्सिडरी लॉस द केस, मतलब यहां पे सब्सिडरी ने, यही तो सिखाना है आज, सब्सिडरी ने कौन सी बुक्स में, अपनी किताबों में, वो तो अलग एंटिटी है ना, एक एंट्री बनाई होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, तो उसने पहले नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था सर, डिस्क्लोज किया हुआ था, आपने खुद कहा था डिस्क्लोज किया हुआ था, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, एग्रीड, पक्की बात है, चलें जी, बिल्कुल ये हो गया, यानी ये 600 इसमें से माइनस हुआ हुआ है, एक्सपेंस हुआ हुआ है, सही है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करें कि इसकी लाइफ जो है एसिड की, जो भी था ये 10 साल है, तो क्या यहां पे ये 1800 आ जाएगा। अच्छा, आप 1800 से ये माइनस करें तो ये 200 की आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट है, 200 का डेप्रिसिएशन उसमें है ही नहीं, पर आप ये बात कंक्लूड कर रहे हैं कि ये 600 इसमें बुक हुआ हुआ है, यहाँ इंक्लूड 600 का एक्सपेंस 3,500। अच्छा, अब आप सेपरेट बुक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं कंसोलिडेशन की। आपको एक बात याद है, कि कंसोलिडेटेड बुक्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर आपने डे 1 पे क्या किया था भाईजान, गुडविल डेबिट और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से, ये डे 1 पे किया था तुम लोगों ने, ये इतनी जो हमने चीजें सीखी हैं उसमें तुम्हें सिखाया था मैंने आगे, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब जब तुम्हें ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिल रहा है, उसके अंदर ये 600 का एक्सपेंस बुक हुआ है। अब दो बातों को सामने रखते हैं क्लैरिटी के साथ। पहली बात, क्या ये तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम पेरेंट हो, ग्रुप के हिसाब से ये एक्सपेंस है या गुडविल के पैसे थे? थोड़ा तुम्हारे लेवल पे आके बताता हूं। तुमने डे 1 पे क्या बोला था कि मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली और इसका एक्सपेंस बुक किया या गुडविल के ज्यादा दे दिए? इस बात पे एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज, हाँ साथ साथ। भाई गुडविल के पैसे दे चुका था, लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी, सब्सिडरी ने क्या किया, पे कर दिए पैसे और एक्सपेंस बुक कर लिया। एक्सपेंस बुक हो गया, गुडविल के इसके पैसे पे हो गए, लायबिलिटी के हो गए। पहली बात तो ये है कि मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ये 600 अब कंसोलिडेटेड बुक्स में होने चाहिए, लायबिलिटी खत्म? खत्म क्यों, कैसे, किसने पे किए? पर तुम तो एक ही इदारा हो ना, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ। मैंने कहा मुझे रिपोर्टिंग पे कुछ रखने की नीड नहीं है, जीरो लायबिलिटी। अबे ये तो एक्सेस मैंने बुक की थी ना, कौन सी बुक्स में? कंसोलिडेटेड बुक्स में। रिपोर्टिंग डेट पे आते आते क्या खबर आई, पे हो चुके हैं। मैंने यहां पे क्या रखा, जीरो। क्यों जीरो रख रहा हूं, सेटल हो गई है। आपने अगर रखे रहने दी तो 2 बार हो जाएगी। भाई लायबिलिटी है ही नहीं तो क्यों रख रहे हो यार आगे। तो ये फिर 2000 से 1800 कैसे हो गया? क्योंकि आपने इंक्रीमेंटल, अच्छा 2 इंक्रीमेंटल थे इस बार, एक लायबिलिटी इंक्रीमेंटल, एक पीपी इंक्रीमेंटल। पीपी अपने हिसाब से चल रहा है, लायबिलिटी खत्म हो गई, आपको कैरी करने की नीड ही नहीं है। चलो आगे। हमने कहा सर हमने इसको जब टोटल किया, प्लीज बताते टोटल कितना आता है इसका? 11,300। मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताओ। $3,900। ये आपके पास क्या आ रहा है? 3,900 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सही है। अच्छा वापस से मुझे एक बात बताओ, सब्सिडी ने असल प्रॉफिट कितना कमाया है? 3,500। एग्रीड? 3,500 का सब्सिडी का असल प्रॉफिट। और एक और बात मुझे प्यारी सी बता दो, क्या इस 3,500 के अंदर, सब साथ बताना तुम लोग भी, 600 का एक्सपेंस शामिल है? क्योंकि उसने सेटल कर दिया और उसको करना भी चाहिए था, उसकी किताबों से सेटल होगा, ये हो चुका है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक हुआ हुआ, ये हम करेंगे, वो हो गया। बात आई कंटिंजेंट लायबिलिटी की। आप सोच रहे हैं ग्रुप के हिसाब से, डे 1 पे तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट लाए थे,
लायबिलिटी लाए थे, गुडविल भी लाए थे। गुडविल कम वाली लाए थे या एनहांस लाए थे? कितने से? 600 से। उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी, कौन सी बुक्स में? पहले दिन पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में शामिल था, तब तक जब तक वो लायबिलिटी अज्यूम्ड है। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछा हूं ईयर एंड पे आके, क्या लायबिलिटी है सेटल हो गई? किसने की? तुम्हें ग्रुप के अंदर रखने की नीड है या वो भी खत्म? यानी आपने जो डे 1 पे इन्वेस्टमेंट में लायबिलिटी रखी हुई थी ना, दैट इज नो मोर अ लायबिलिटी नाउ। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुकी है? सेटल हो चुकी है। तो हमने वहां पे 0 रख दिया। क्लियर है? यहां तक बेसिक बात क्लियर है? अभी इंपैक्ट सिखाता हूं ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है? बेसिक बात क्लियर है कि हमने 0 क्यों किया? क्योंकि आप ग्रुप में भी नहीं होनी चाहिए भाई, ग्रुप में भी नहीं होनी चाहिए ना। देखो, क्या एक्विजिशन डेट पे मैंने गलत किया था? पर ये चीजें चेंज कब हुई? रिपोर्टिंग डेट पे आके। तो एक्विजिशन पे मैं बिल्कुल सही था, मैंने गुडविल के पैसे ज्यादा दिए थे, अल्लाह की कसम ज्यादा दिए थे। लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की थी, सही रिकॉर्ड की थी। देखो सेटल हो गई ना। किसने सेटल की है? तो रिपोर्टिंग डेट पे आते आते रिपोर्टिंग के कंसोलिडेटेड एफएस में दैट लायबिलिटी आई हैव टू प्रेजेंट या दैट हैज बीन वैनिश्ड, खत्म हो गई, पे हो गई। मुझे दिखाने की कोई नीड नहीं है। मैं किस केस में दिखाता अगर पे ना हुई होती? तो मैं तो कह रहा हूं ना यार, पे हो गई भाई, ग्रुप अकाउंट्स के अंदर दिस इज नो मोर अ लायबिलिटी। तो क्या तुम डे 1 पे गलत कह रहे थे? गुडविल के सही पैसे दिए थे तुमने, लॉजिक है? गुडविल के तुम लोगों ने सही पैसे दिए थे ज्यादा, क्योंकि तुमने लायबिलिटी सही अज्यूम की थी, अब पे हो चुकी है। पर अब इस बात को थोड़ा धीमे से आगे लेके आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्सिडी ने इसका क्या बुक किया है? एक्सपेंस। और मैं इतनी अभी एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि अगले 10 मिनट बड़े कीमती हैं। मुझे बताओ, अगर तुम ये वाला प्रॉफिट 3500 और 200 को नेट करो, 3300 आता है। अच्छा मेरी बात समझना, अगर तुम ये प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे लाओगे ना, प्लीज सुनना फोकस के साथ, अगर ये 3300 तुम पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे किसको दोगे? पेरेंट को। तो आप पेरेंट को ये कह रहे हो कि आपने 600 का एक्सपेंस बुक कर लिया। कहां पे? ग्रुप में। कहां पे बुक किया? ग्रुप में, यानी कंसोलिडेटेड बुक्स में। जबकि पेरेंट कह रहा है मेरा तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, मुझे तो पहले से ही पता था ये गुडविल के पैसे हैं। ग्रुप में पता है एंट्री क्या बननी चाहिए थी? यहां पे लिखाता हूं मैं। ग्रुप के अंदर मतलब कंसोलिडेटेड बुक्स में ग्रुप एंट्री, यहां पे लिख रहा हूं टू बी मेड कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट, ये होना चाहिए था। एक्सपेंस क्यों नहीं हो रहा? आप बोले गुडविल के पैसे थे, सही रिकॉर्ड किए हुए थे, मैंने रखे हुए थे, खाली आएगा सेटल करके कहानी खत्म कर दूंगा। एग्रीड? पक्की बात है भाई। मैंने डे 1 पे ये खुद कहा था कि मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? लायबिलिटी ज्यादा अज्यूम की है। तो मुझे बताओ ये ईयर एंड पे एंट्री बननी ये चाहिए थी ना, कैश क्रेडिट कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्योंकि ग्रुप के हिसाब से अब दोनों पैरामीटर्स, ग्रुप के हिसाब से पैसे किसके थे? ये गुडविल के। क्या कोई एक्सपेंस होना चाहिए था या सिर्फ सेटल होना चाहिए था? अच्छा ग्रुप इसने सब्सिडी ने क्या किया हुआ? आपको पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि कैश तो बिल्कुल सही गया है, क्योंकि दोनों एक ही इदारा है ना, ग्रुप तो एक ही है ना, इसका कैश जाए उसका कैश जाए, एक ही बात है। मसला एक्सपेंस का है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी कंसोलिडेटेड बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी अभी भी रिकॉर्डेड है? कंसोलिडेटेड बुक्स में ये रही, ये तो खत्म ही नहीं हुई ना। देखो वापस से बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आ गया। सब्सिडी ने क्या एंट्री बनाई? एक्सपेंस डेबिट। क्या ये लायबिलिटी सब्सिडी की बुक्स में रिकॉर्डेड थी, डिस्क्लोज थी? उसने पे करके एक्सपेंस बुक करके कहानी मुका दी। उसने गलत किया है? सही किया है। तुम अपने पास आ जाओ, तुमने डे 1 पे क्या किया था? गुडविल बढ़ा के लायबिलिटी बुक की थी, अज्यूम की थी। तुमने बोला भाई मैंने जो भी पैसे पे किए थे उसमें ये लायबिलिटी अज्यूम कर रहा हूं, गुडविल के पैसे ज्यादा दे रहा हूं। तुम किस चीज का वेट कर रहे थे? हारूंगा तो लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट, यही है? क्या ये हुआ या सिर्फ कैश गया है? कैश गया है और एक्सपेंस बुक हो चुका है। अब तुमसे मैं पूछता हूं, कंसोलिडेटेड बुक्स में डे 1 के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी खड़ी हुई है, रिकॉर्ड की थी? हाँ या नहीं की थी? क्या वो रहनी चाहिए? खत्म हो चुकी है। मैं अब देखो एडजस्टिंग एंट्री क्या बन रही है।
ये सिर्फ तुम लोगों के लिए करवा रहा हूं मैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या बननी चाहिए, किसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट कितने से, क्या लिखा मैंने, एक्सपेंस रिवर्सल कितने से। यार एक्सपेंस क्यों रिवर्स कर रहा हूं सर, आप तो ये कह रहे थे वो आपने 600 रुपए गुडविल के लिए दिए थे, तो वो सिर्फ लायबिलिटी सेटल की एंट्री बननी चाहिए थी, ग्रुप के अंदर एक्सपेंस बुक होना नहीं चाहिए था। अब आप देखो शॉर्टकट कैसा है भाई का, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये 3900 आपका इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है, पता है इसमें हो क्या रहा है, ये अगर इसको तुम कंपेयर करो ना, इसमें डिफरेंस 600 का है, वो 600 की इनकम यहां पे जीरो रखा ना मैंने, ऑटोमेटिकली बुक हो रही है, यहां पे जीरो रखा मैंने, ऑटोमेटिकली क्या बुक हो रही है, 600 की इनकम बुक हो रही है। ये 600 की वो इनकम है जो उसके अंदर एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, उसको जीरो कर रही है। यानी 3500 में तुम लोगों ने मुझे कहा था कि 600 का एक्सपेंस शामिल है या नहीं है, शामिल है। क्या वो ग्रुप के हिसाब से एक्सपेंस होना चाहिए, क्यों, वो गुडविल के पैसे थे। तुम लोगों ने कहा था कि मैंने डे 1 पे ये तस्लीम कर लिया था कि आज जो मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं लायबिलिटी रिकॉर्ड करके गुडविल के ज्यादा दे रहा हूं, साल के आखिर में जाके सिर्फ क्या होना चाहिए था, सेटल। साल के आखिर में क्या होना चाहिए था, सेटल। क्या एंट्री बननी चाहिए थी, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लायबिलिटी कैश क्रेडिट। पर क्या साल के आखिर में ये हुआ हुआ है, ये एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, किसने बुक किया, अच्छा आप सुनना, सब्सिडी ने बुक किया। देखो सब्सिडी ने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया हुआ है। अच्छा अब तुम दोनों एंटिटी को मिला दो, कैश इसकी बुक से जाए उसकी बुक से जाए फर्क नहीं पड़ता ना, एक ही इदारा है। मुझे पंचायत एक्सपेंस से, मुझे पंचायत किससे, एक्सपेंस। अब तुम मुझे बताओ एक एक करके 3500 में 600 का एक्सपेंस है, किसने बुक किया, उसने अपने हिसाब से गलत किया है, सही किया, कैश दे दिया, पहली बात समझ आ गई। मैंने कहा ये 200 हमने बुक किया, इंक्रीमेंटल 3300। अब तुम 3300 सोचो, 3300 में 600 का नेगेटिव है, पक्का होना चाहिए, क्यों, तुम ये कहोगे तुम्हारे हिसाब से ये पे हो भी जाता तो लायबिलिटी रिवर्स होके कैश जाना चाहिए था। कौन सी लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। किसने बुक की थी, हमने बुक की थी। कौन सी बुक्स में, इन्वेस्टमेंट का पार्ट थी ना, तुमने बुक की थी ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या वो जब ये लायबिलिटी सेटल हो गई, कैश चला गया, क्या वो लायबिलिटी तुम्हारी किताबों में रहनी चाहिए या हटा दें। तो सेपरेट बुक्स में तो थी नहीं, कंसोलिडेटेड बुक्स में थी। मुझे एक बात बताओ, मैं लायबिलिटी को हटा के डेबिट कर दूंगा, किया कितने से, 600 से। पहले बताओ ऑनलाइन वालों तुम सब यहां तक साथ हो, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। अब मैं कैश क्रेडिट करने लगा था तो मुझे याद आया कैश तो ऑलरेडी जा चुका है। तो भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी रखने का दो मकसद थे। पहला, अगर वो एक्सपेंस नहीं बुक करेगा तो मैं ही कैश दे दूंगा, अगर वो एक्सपेंस बुक कर लेगा तो उसको रिवर्स करके एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, ताकि सारे मामलात ग्रुप के हिसाब से हो जाएं, ताकि सारे मामलात ग्रुप के। इसकी समझ पता है क्या है, ये पढ़ाया कैसे जाता है एक्चुअल लाइफ में। लायबिलिटी सेटल हो गई, नहीं होनी चाहिए, जीरो रख देना। अबे भाई उसके पीछे लॉजिक क्या है, बात समझ आ रही है कि जीरो रखने से हुआ क्या है, आपकी जो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और क्या वो बिला वजह की इनकम बुक कर रही है या सिर्फ एक्सपेंस को जीरो कर रही है, क्योंकि आप तो डे 1 से ये कह के चल रहे थे कि मैं लायबिलिटी को मानता हूं और मैं इसको सेटल करूंगा क्योंकि मैंने गुडविल के पैसे, तो यूजुअली ग्रुप के लिए ये ना गुडविल के पैसे थे, अब जाके लायबिलिटी के मद में सेटल हुए, पर उसने क्या बुक कर लिया, एक्सपेंस। तो हम अगर समरी करें, समरी क्या है, डे 1 पे अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, उसकी किताबों में कंटिंजेंट लायबिलिटी आ रही है, तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी डे 1 पे आप रिकॉर्ड कर लेंगे, यस। उससे होगा क्या, जल्दी बताओ, गुडविल बढ़ जाएगी और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा ही है। अब ये लायबिलिटी को आपको कब तक रखना है, जब तक सेटल ना हो जाए। अच्छा, सेटल की एंट्री क्या बननी चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट और कैश एक्सपेंस कहां गया, है ही नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं, गुडविल के पैसे थे। पर हुआ क्या है ग्रुप के अंदर, सब्सिडी ने इसका एक्सपेंस बुक कर लिया क्योंकि उसने सेटल कर दिया, एग्रीड।
जब उसने सेटल कर दिया इस चीज को, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बुक्स में रख के कुछ करोगे या जीरो रख दोगे? अच्छा, ग्रुप में नहीं होनी चाहिए ना, एडिशनल कुछ भी नहीं होना चाहिए, कि दो एडिशनल है ना, एडिशनल नहीं होना चाहिए। एडिशनल जीरो रखने का इंपैक्ट तुम्हें सिखाया, उससे हुआ क्या है, यहाँ पे 600 की इनकम बुक हो गई है, और क्या वो इनकम फेक इनकम है या जेन्युइनली एक्सपेंस को जीरो कर रही है? और बैक ऑफ द माइंड पे पता है एंट्री क्या चल रही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट हुई है और एक्सपेंस रिवर्स हुआ है, तो बैलेंस शीट टैली रही ना, लायबिलिटी नहीं रही, एक्सपेंस भी जीरो हो गया। अब सारी चीजें किसके हिसाब से हो गई? ग्रुप के हिसाब से। तो ग्रुप में पता है एंट्री क्या बची टेक्निकली, सुनना, ये एक्सपेंस कैंसिल आउट हो गया, ये वाला यही हो गया ना। ग्रुप में पता है एंट्री क्या बची है, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में कैश क्रेडिट हो गया, बस ऐसा है, यही बच गया ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट और कैश, सिर्फ ये बच गया, और होना भी यही चाहिए था। तो सर सिंपल समरी क्या है कि एग्जाम में आपको लिखा हुआ दिखे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना, और रिपोर्टिंग पे आते आते अगर वो सेटल हो गई तो क्या रखना, जीरो। जीरो से होगा क्या, एक्सपेंस सेटल करने के लिए जो आपने एक्सपेंस बुक किया था वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इनकम बुक हो जाएगी। अच्छा, अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाओगे? क्यों? अब आखिरी बात तुमने बता दी तो फिर गेम खत्म, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर ये लिखा होता कि सब्सिडी ने सेटल नहीं की तो क्या रिपोर्टिंग पे 600 ही आता? पक्की बात है, ना उसने कुछ किया होता, ना कुछ छेड़खानी होती, सीधी सीधी कंटिन्यू लायबिलिटी। कब तक कैरी करते? जब तक सेटल नहीं हो जाती। भाई कहानी क्लियर हो गई, पक्की बात है। रिपोर्टिंग डेट आ गया, सब्सिडी से एक्सपेंस हो गया, ग्रुप से कैश चला गया, बिल्कुल ऐसा ही है, पर उस एक्सपेंस को एक्सपेंस मानो या रिवर्स करना है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डेबिट करके एक्सपेंस का रिवर्सल कर लेना, बात ऐसी है जी। इसके 3,500 के अंदर जब भी सब्सिडी ने अपना पूरा पीएनएल बनाया होगा ना, उसके अंदर 600 का एक्सपेंस बुक किया होगा, तो मैं जब ओपनिंग रिटेन अर्निंग और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का डिफरेंस ले रहा हूं, वो कितना आ रहा है? 3,000। ये 3,500 नहीं होता, ये 4,100 होता अगर वो 600 का एक्सपेंस बुक ना हुआ होता, इसके अंदर वो शामिल है। सही है भाई, पूरा फिनोमिना क्लियर। हमारी इनकम 600 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं गलत, हमारी इनकम 600 से ज्यादा नहीं होगी, हमारी उस एक्सपेंस का इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर है भाई? ग्रुप के अंदर तुम मुझे बता दो, सिर्फ तुम कंसोलिडेटेड सोचो, क्या ग्रुप के अंदर वो एक्सपेंस होना चाहिए था या वो सिर्फ सेटल होना चाहिए था? तो भाई तुमने कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग में रखी हुई इसलिए ही है कि वो जब एक्सपेंस बुक करेगा ना सेटल करने के लिए, तुम उसको रिवर्स करके क्या बुक कर लोगे? इनकम। क्योंकि एज इफ ये दिखाना है कि ग्रुप ने इसके पैसे गुडविल की मद में पे किए हैं, ना कि एक्सपेंस की मद में। क्लियर है? दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर ये हो जाए कि पे नहीं करना तो फिर गुडविल, नहीं 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 गलत। अब चलो एक आखिरी चीज कर लें, तुम बता दोगे तो मजा आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लायबिलिटी कहते कि केस हमारे फेवर में आ गया, केस हमारे, तब भी जीरो रखोगे ना, तो तब क्या एक्सपेंस का रिवर्सल होगा? जेन्युइन इनकम, तो फिर गुडविल रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से सही था। आगे जाके इनकम बुक हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और कंटिजेंट लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। बात क्लियर है? तो इन एनी केस आपने जीरो रख देना है, डन है? पक्की बात है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, क्लियर है? अगर ये हो जाए पे नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। सारे बच्चे शेरियार कह रहे हैं एक कंफ्यूजन, जल्दी पूछो ताकि फिर इनको भी छुट्टी दूं मैं जल्दी से। कौन सी कंफ्यूजन है? जल्दी से भाई, जानी जल्दी प्लीज। कौन सी कंफ्यूजन? सही है, प्रॉफिट में 600 क्या शो कर रहा है? हैं? अभी तो इसको बताया मैंने, प्रॉफिट के अंदर 600 एक्सपेंस के तौर पे क्या बुक हुआ है? सेटलमेंट एक्सपेंस। तो वो सेटलमेंट एक्सपेंस जो बुक हुआ है, मैं कह रहा हूं उसने सही किया है, वो सही किया हुआ उसने। लास्ट में 600 ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये वाला 600, भाई मुझे बताओ ये वाला 600 से ज्यादा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी तुमने बुक की थी वो क्या बन रही है अब? इनकम। अच्छा वो इनकम इसलिए बन रही है क्योंकि इसके अंदर जो 600 छुपा हुआ है वो नेट हो रहा है। क्लियर है? और पूरे ग्रुप में सिर्फ बच क्या रहा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस से सेट ऑफ हो गया, और होना भी चाहिए। क्लियर है? जल्दी बता दो भाई। हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हमने प्रोविजन के हिसाब से रिकॉर्ड किया हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही। हमने गुडविल के अगेंस्ट में प्रोविजन बुक किया था,
भाई यूं करें, हमने गुडविल के अगेंस्ट में बुक किया हुआ है, उसने एक्सपेंस के अगेंस्ट में बुक किया हुआ है, होना किसके अगेंस्ट चाहिए? गुडविल के अगेंस्ट में। एक्सपेंस के अगेंस्ट में अगर हो चुका, पेमेंट भी हो चुकी है, आप क्या कर देंगे? रिवर्स, सिंपल। अगर ये केस जीत गए तो सब्सिडी के लिए तो इनकम नहीं है, बिल्कुल सही। क्या ये सही कह रही है कि भाई अगर ये केस जीत गए तो सब्सिडी के लिए तो इनकम है ही नहीं, क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। पर हाँ, हमने रिकॉर्ड किया हुआ था, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करके भी क्या बुक हो जाएगी? इनकम। बस जीरो 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 रख देंगे यहाँ पे, वो खुद इनकम, देखो इनकम जीरो रखने से तो खुद बन जाएगी ना। अब चाहे वो एक्सपेंस को रिवर्स कर रही हो या जेन्युइन इनकम को बुक कर रही हो, बात एक ही है। क्लियर है? डन। चले भाई, इसको ये अगर क्लियर हो गया तो इसका सवाल आ जाए आज। सही है, ये ना चिपका हुआ इसका सवाल यहाँ पे। सही है, तो ये मैं आपको इसके साथ लगा के दे रहा हूँ। क्लियर है? प्लीज करके आना ये। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।